कहानी निकाह की रात जब दुल्हन गायब हो गई। बारात दरवाजे तक पहुंच चुकी थी और उसी वक्त हवेली के अंदर से एक चीख गूंजी, रिया कमरे में नहीं है, दुल्हन गायब है। बस इतना सुनना था कि पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया। अभी कुछ देर पहले जहां शहनाई बज रही थी, वहीं अब फुसफुसाहटें, घबराहट और डर का साया फैल चुका था। ठाकुर साहब की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब नहीं है? अभी तो यहीं थी। लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब खुद सदमे में थे। रिया अपने कमरे से दुल्हन के जोड़े में ही गायब हो चुकी थी। उसकी सहेलियां रोते हुए कह रही थी कि वो तैयार होकर आईने के सामने बैठी थी। फिर अचानक बोली कि उसे थोड़ी हवा चाहिए और उसके बाद वो लौटकर ही नहीं आई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी शांत सीधी लड़की शादी के ठीक पहले क्यों भागेगी। तभी सबकी नज़रें एक साथ आदित्य पर जाकर रुकी। आदित्य इस घर का बड़ा बेटा था, सख्त मिजाज, कम बोलने वाला और पूरे शहर में अपने रौब के लिए जाना जाता था। लोगों को यकीन था कि अगर कोई रिया को ढूंढ सकता है तो वो सिर्फ आदित्य ही है। आदित्य ने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उठाई और बाहर निकल गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रिया ऐसा कर सकती है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जिसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था। उधर रिया भागते भागते सड़क पर आ चुकी थी। भारी लहंगा उसके कदमों को रोक रहा था, लेकिन डर उसे आगे ढकेल रहा था। उसे न रास्ते का अंदाजा था, न मंजिल का। उसने सिर्फ भागने का फैसला किया था। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, अगर आज शादी हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। अचानक उसका पैर फिसला और वो जोर से गिर पड़ी। उसकी चूड़ियां टूटकर सड़क पर बिखर गईं और हाथ से खून निकल आया। उसने घबराकर पीछे देखा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसी वक्त दूर से गाड़ी की हेडलाइट उसकी तरफ बढ़ती दिखी। वो डर से पीछे हट गई। सफ़ेद रंग की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और दरवाज़ा खुला। गाड़ी से उतरने वाला शख्स कोई और नहीं, आदित्य था। रिया की धड़कनें जैसे थम गई। वो पलटकर भागने लगी, लेकिन अगले ही पल आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत शौक है भागने का? उसकी आवाज़ ठंडी और खतरनाक थी। रिया छटपटाई, मुझे जाने दो, लेकिन आदित्य ने उसकी बात अनसुनी करते हुए उसे गाड़ी की तरफ खींचा। उसने जोर से विरोध किया तो आदित्य का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बिना परवाह किए उसे गाड़ी में बैठा दिया। रास्ते भर दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। हवेली में पहुंचते ही सबकी नज़रें उन पर टिक गई। दुल्हन वापस आ चुकी थी, लेकिन अब हालात और बिगड़ चुके थे, क्योंकि बारात दरवाजे पर खड़ी थी और मेहमानों में खबर फैल चुकी थी कि दुल्हन भाग गई थी। दूल्हे के परिवार के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। तभी दूल्हे की मां ने तंज कसते हुए कहा, हम अपने बेटे की शादी किसी भागी हुई लड़की से नहीं करेंगे। यह सुनते ही रिया का सिर झुक गया, लेकिन तभी आदित्य की आवाज़ गूंजी, शादी होगी, लेकिन इससे। अब सब चौंक गए। रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आदित्य ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अब यह मेरी जिम्मेदारी है। उस एक फैसले ने सबको सन्न कर दिया। रिया को समझ ही नहीं आया कि वो उसे बचा रहा है या एक नई सजा दे रहा है।
रिया को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। वो दुल्हन बनी खड़ी थी, लेकिन दूल्हा बदल चुका था। सामने आदित्य खड़ा था, वही आदित्य जिससे वो हमेशा दूरी बनाकर रखती थी। पंडित मंत्र पढ़ रहा था, लोग कानाफूसी कर रहे थे और रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, आप ये क्यों कर रहे हैं? लेकिन आदित्य ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया, क्योंकि अब यही सही है। उसके लहजे में ऐसा ठंडापन था जिसने रिया को और डरा दिया। कुछ देर बाद 7 फेरे पूरे हुए और रिया आधिकारिक तौर पर आदित्य की पत्नी बन चुकी थी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे समझने का मौका ही नहीं मिला। शादी के बाद जब उसे कमरे में भेजा गया तो वह दरवाजे के पास ही खड़ी रह गई। भारी लहंगा, थकी आंखें और दिल में अनगिनत सवाल। कमरे का दरवाज़ा खुला और आदित्य अंदर आया। उसने बिना उसकी तरफ देखे कोट उतारा और कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें छूने नहीं वाला। यह सुनकर रिया थोड़ी चौंकी, लेकिन राहत भी मिली। उसने धीरे से पूछा, तो फिर आपने शादी क्यों की? आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे, क्योंकि मैं तमाशा बनने नहीं देना चाहता था और क्योंकि तुम भागकर मेरी इज्जत भी दांव पर लगा चुकी थी। रिया की आंखें भर आई। मैंने आपकी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, मैं तो। वो रुक गई। आदित्य ने तीखी नज़रों से पूछा, तो क्या किसी और के साथ भाग रही थी? यह सुनकर रिया ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, मैं किसी के साथ नहीं भाग रही थी। लेकिन आदित्य हंस पड़ा, अच्छा, तो दुल्हन बनकर आधी रात को हवा खाने निकली थी? उसकी आवाज़ में ताना था। रिया चुप हो गई। उसके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था जो आदित्य को यकीन दिला सके। आदित्य ने अलमारी से तकिया निकाला और सोफे पर डाल दिया। तुम बिस्तर पर सो और मैं यहाँ सो जाऊँगा। लेकिन एक बात याद रखना, यह शादी सिर्फ नाम की है, जब तक मुझे सच नहीं पता चलता। रिया ने धीरे से पूछा, और अगर सच आपको पसंद ना आया तो? आदित्य ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, तो यह रिश्ता भी नहीं रहेगा। उस रात दोनों ने आंखों में नींद नहीं आने दी। रिया सोच रही थी कि क्या उसने भागकर सही किया या गलत। वहीं आदित्य के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर वो भागी क्यों थी? सुबह होते ही घर में नई बहू की रस्में शुरू हो गई, लेकिन माहौल में खुशी कम और अजीब सी खामोशी ज़्यादा थी। तभी अचानक आदित्य की छोटी बहन ने रिया के कमरे में आकर कहा, भाभी, कल रात आपकी चूड़ियों के साथ ये भी मिला। उसने रिया के सामने एक मुड़ा हुआ कागज रखा। रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो वही चिट्ठी थी जो उसने भागने से पहले लिखी थी और जिसमें ऐसा राज छिपा था जो सब कुछ बदल सकता था। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से कागज छीनकर मुट्ठी में दबा लिया, लेकिन तब तक आदित्य भी कमरे में आ चुका था। उसकी नज़र सीधे उस कागज़ पर गई। क्या है ये? उसने सख्त आवाज़ में पूछा। रिया घबरा गई। कुछ नहीं, लेकिन आदित्य ने बिना देर किए उसके हाथ से कागज़ ले लिया। रिया ने रोकने की कोशिश की, पर वो देर कर चुकी थी। आदित्य ने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी आंखें शब्दों पर चल रही थी, उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। चिट्ठी में लिखा था, मैं यह शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने सच बता दिया तो सब बिखर जाएगा। मुझे मजबूर किया जा रहा है और मैं
किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं जा रही हूँ ताकि सबकी इज्जत बच सके। आदित्य ने पढ़कर धीरे से सिर उठाया। कौन मजबूर कर रहा था तुम्हें? रिया चुप रही। आदित्य की आवाज़ और कठोर हो गई। मैंने पूछा कौन? रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अभी नहीं बता सकती। आदित्य का धैर्य टूटने लगा। तो फिर भागकर क्या साबित करना चाहती थी? रिया ने मुश्किल से कहा। मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी, आपकी भी नहीं। आदित्य कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा हो। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और नौकर ने कहा, साहब, बड़े साहब आपको नीचे बुला रहे हैं अभी। आदित्य नीचे गया तो वहाँ परिवार के सभी लोग बैठे थे और माहौल तनाव से भरा था। बड़े साहब ने गंभीर आवाज़ में कहा, आज सुबह दूल्हे वालों का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि रिया के भागने की वजह उन्हें पता चल गई है। आदित्य चौंका। क्या मतलब? तभी बड़े साहब ने धीरे से कहा, उन्होंने कहा रिया पहले से किसी को पसंद करती थी और उसी के साथ भागने वाली थी। यह सुनते ही आदित्य का गुस्सा भड़क उठा। उसके दिमाग में चिट्ठी और ये बात जुड़ गई। उसे लगा रिया ने उससे झूठ बोला है। वो बिना कुछ कहे तेज कदमों से ऊपर कमरे की तरफ बढ़ा। रिया खिड़की के पास खड़ी थी। जब आदित्य ने दरवाज़ा ज़ोर से खोला, उसकी आंखों में इस बार ठंडापन नहीं, सीधा गुस्सा था। तो ये बात थी, तुम किसी और से प्यार करती हो? रिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आदित्य ने उसकी बात काट दी। झूठ मत बोलो, अब सच बताओ, वो कौन है? रिया के होंठ कांपने लगे। कोई नहीं। आदित्य हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी गुस्से से भरी थी। अच्छा, तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ जिसने तुम्हें बचाने के लिए शादी की। उसने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। रिया डर गई, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, आप गलत समझ रहे हैं। आदित्य ने तीखे लहजे में कहा, तो सही समझाओ, वरना यह रिश्ता आज खत्म। रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने सच बता दिया तो सिर्फ रिश्ता ही नहीं, पूरा घर टूट जाएगा। रिया ने होंठ बींच लिए, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं किसी से प्यार नहीं करती और मैं किसी के साथ भाग भी नहीं रही थी। लेकिन सच इतना आसान नहीं है। आदित्य ने ठंडी नज़रों से उसे देखा। तो मुश्किल वाला सच ही बता दो। रिया की आंखें भर आईं। अगर मैंने बता दिया तो आपका भरोसा ही नहीं, आपका परिवार भी टूट जाएगा। आदित्य का सब्र खत्म होने लगा। मुझे आधे सच से नफरत है। रिया, या तो सब बताओ या फिर मान लो कि तुमने मुझे धोखा दिया। रिया ने सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। आखिर उसने हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में बोली, जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई थी, उसने शादी से पहले मुझसे अकेले में मिलने की जिद की थी और जब मैं उससे मिली तो उसने कहा कि अगर मैंने शादी से मना नहीं किया तो वो आपके परिवार के बारे में एक ऐसा राज सबको बता देगा जो मैंने अनजाने में सुन लिया था। आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। कौन सा राज? रिया ने कांपती आवाज में कहा। वो कह रहा था कि सालों पहले आपके पापा के बिजनेस में जो आग लगी थी वो हादसा नहीं था और उसमें वो रुक गई। आदित्य ने तेज आवाज में कहा, आगे बोलो। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि उस आग के पीछे
आपके ही घर का कोई था, और अगर मैंने शादी से इनकार किया तो वो सबूत लेकर सबको बता देगा। आदित्य कुछ पल तक उसे देखता रह गया। उसकी सांसें भारी हो गई। तो तुम डर गई? उसने धीरे से पूछा। रिया ने सिर हिलाया। मुझे लगा अगर मैंने शादी कर ली तो वो चुप रहेगा, लेकिन फिर उसने शादी से पहले ही मुझे फ़ोन करके कहा कि वो फिर भी सच बता देगा। तब मुझे समझ आया कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए मैं भाग गई ताकि किसी की ज़िंदगी खराब ना हो। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। आदित्य की आंखों में अब गुस्से की जगह उलझन थी। उसने धीमे से पूछा, उसने नाम लिया था कि घर का कौन? रिया ने बहुत धीरे से कहा, नहीं, उसने सिर्फ इतना कहा कि सच सामने आया तो सबसे ज़्यादा चोट आपको लगेगी। यह सुनते ही आदित्य के दिमाग में कई पुरानी बातें घूमने लगीं। पापा का अचानक चुप हो जाना, बिजनेस का नुकसान और कुछ लोगों का घर छोड़ देना। उसने पहली बार महसूस किया कि बात सच भी हो सकती है। लेकिन उसी पर नीचे से फिर आवाज़ आई, साहब, वो लड़का आया है जो पहले रिश्ते लेकर आया था। वो आपसे मिलना चाहता है। आदित्य और रिया दोनों एक साथ चौंक गए। आदित्य की आंखों में चमक आई। शायद अब सच सामने आएगा। लेकिन रिया का दिल डूब गया, क्योंकि उसे अंदाजा था ये मुलाकात सिर्फ सच ही नहीं, एक नया तूफान भी लाने वाली है। आदित्य तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा तो ड्राइंग रूम में वही लड़का आराम से सोफे पे बैठा था, जैसे उसे किसी बात की जल्द ही ना हो। उसका नाम करण था। चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। आदित्य ने सीधे सामने खड़े होकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? करण ने बिना घबराए जवाब दिया, क्योंकि अब सच बताने का वक्त आ गया है, और ये सच आपको भी जानना चाहिए। कमरे में मौजूद सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। रिया भी ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ गई। करण ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुमने इन्हें कुछ बताया? रिया ने नज़रें झुका ली। आदित्य ने सख्त आवाज में कहा, सीधे मुद्दे पर आओ। तुम किस राज की बात कर रहे थे? करण हल्का सा हंसा, वही राज जो आपके घर की नींव हिला सकता है। उसने जेब से एक पुरानी पेन ड्राइव निकाली और मेज पर रख दी। इसमें सबूत है उस आग का जो हादसा नहीं थी। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, और बदले में क्या चाहते हो? करण ने बिना झिझक कहा, कुछ खास नहीं, बस रिया को मेरे साथ जाने दीजिए और मैं यह सबूत हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आदित्य की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। तुम सोच भी कैसे सकते हो? करण ने बीच में ही कहा, सोच नहीं, ऑफ़र दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने यह सब बाहर भेज दिया तो सिर्फ आपकी इज्जत नहीं, आपका बिजनेस, आपका नाम सब खत्म हो जाएगा। बड़े साहब की सांसें तेज हो गई। उन्होंने धीमे से कहा, आदित्य, पहले देख तो लो इसमें क्या है। आदित्य ने पेन ड्राइव उठाई और लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पर कुछ पुरानी सीसीटीवी फुटेज खुली। धुंधली रात, गोदाम, और फिर अचानक आग लगती दिखी। कुछ सेकंड बाद वीडियो में एक परछाई दिखी जो दरवाजे से बाहर निकल रही थी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन कद और चाल पहचानने लायक थी। आदित्य की आंखें फैल गई, क्योंकि वो चाल उसे जानी पहचानी लगी। उसने धीरे से स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये तो तभी पीछे से आवाज़ आई,
हाँ, पहचान लिया ना? सबने मुड़कर देखा और दरवाजे पे खड़ा शख्स कोई और नहीं, आदित्य का छोटा भाई रोहन था। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ दिख रहा था। कमरे में जैसे समय ठहर गया, आदित्य की नज़रें स्क्रीन से हटकर रोहन पर टिक गईं। ये सच है? उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। रोहन के होंठ सूख गए। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। करण ने मौका देखते हुए कहा, अब तो सब साफ है। अगर यह वीडियो बाहर गया तो? लेकिन आदित्य ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। उसकी पूरी दुनिया उस पल सिर्फ अपने भाई पर आकर रुक गई। रोहन बोलो, उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। रोहन की आंखों से आंसू निकल आए। भैया, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैं बस गुस्से में था। उस दिन पार्टनर ने मुझे डांटा था। मैं शराब के नशे में था। मैंने गोदाम में सिगरेट फेंकी और आग लग गई। मैं डर गया, भाग गया। कमरे में बैठे सभी लोग स्तंभ थे। बड़े साहब ने कुर्सी पकड़ ली, जैसे पैरों में ताकत ही नहीं बची हो। आदित्य के लिए यह सच किसी झटके से कम नहीं था। सालों से जिस हादसे को किस्मत मान लिया गया था, वो उनके ही घर की गलती निकली। करण ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तो अब आप समझ गए क्यों मैंने कहा था कि यह राज आपके घर को तोड़ देगा। रिया का दिल बैठ गया। उसे डर था कि अब आदित्य टूट जाएगा, लेकिन अगले ही पल आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, अगर यह गलती है तो सजा भी घर के अंदर ही तय होगी, तुम जैसे ब्लैकमेलर से नहीं। करण चौंक गया। मतलब? आदित्य ने उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि तुम रिया को पाने के लिए यह सब खेल खेल रहे थे, लेकिन अब यह नहीं होगा। करण का चेहरा सख्त हो गया। तो मैं यह वीडियो बाहर भेज दूंगा, आदित्य ने बिना घबराए जवाब दिया। भेज दो, सच छुपाने से बेहतर है सामने आ जाए। सब चौंक गए। रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आदित्य ने पहली बार उसकी तरफ मुड़कर कहा, तुम भागी इसलिए क्योंकि तुम हमें बचाना चाहती थी और मैं तुम्हें दोष देता रहा। अब मैं और झूठ नहीं जी सकता। करण को लगा उसका दांव उल्टा पड़ गया है। उसने गुस्से में कहा, आपको पछताना पड़ेगा। लेकिन आदित्य ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। रास्ता उधर है। करण गुस्से से बाहर निकल गया। कमरे में भारी खामोशी छा गई। रोहन रोते हुए आदित्य के पास आया। भैया, मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा, मैं सब मान लूंगा। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। पहले खुद को माफ़ करना सीखो, बाकी हम साथ संभाल लेंगे। यह सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे लगा कि शायद यह रिश्ता सजा नहीं, एक नया सहारा बन सकता है। लेकिन उसी पल आदित्य ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। तुमने यह सब अकेले सहने की कोशिश क्यों की? मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? रिया जवाब देने ही वाली थी कि बाहर से तेज ब्रेक की आवाज़ आई और नौकर भागते हुए अंदर आया। साहब, करण की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल ले गए हैं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस हादसे के साथ शायद एक नया सच भी सामने आने वाला था। अस्पताल से लौटते वक्त रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन आदित्य और रिया के मन में नींद का नाम नहीं था। घर पहुंचते ही आदित्य सीधे पुराने स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। वो कमरा सालों से बंद पड़ा था। दरवाज़ा खोलते ही धूल की गंध और पुराने सामान की परछाइयाँ सामने आ गईं। रिया ने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो कोने में रखी
लकड़ी की अलमारी पर उनकी नज़र पड़ी। आदित्य ने अलमारी खोली तो अंदर पुरानी फाइलों का ढेर था। उसने एक एक करके फाइलें देखनी शुरू की। तभी एक पुरानी डायरी नीचे गिर गई। कवर पर लिखा था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, गोपनीय। आदित्य का दिल धड़क उठा। उसने डायरी खोली। उसमें पुराने बिजनेस पार्टनर के साथ हुए समझौते, पैसों का हिसाब और कुछ नोट्स लिखे थे। आखिरी पन्ने पर जल्दबाजी में लिखा था, अगर प्लान सफल हुआ तो सब कुछ मेरे नाम, हादसा दिखेगा और कोई शक नहीं करेगा। रिया ने कांपते हुए कहा, यह तो साफ लिख रहा है कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। आदित्य ने पन्ने पलटे तो अंदर एक फोटो भी दबा हुआ मिला। फोटो में उसके पिता, पुराने पार्टनर और एक तीसरा आदमी खड़ा था। रिया ने गौर से देखा, यह तीसरा कौन है? आदित्य ने माथे पर हाथ रखा। ये तो हमारे पुराने मैनेजर शर्मा अंकल हैं, जो हादसे के बाद अचानक गायब हो गए थे। उसी वक्त पीछे से कदमों की आहट आई। दोनों मुड़े तो दरवाजे पर बड़े साहब खड़े थे। उनकी आंखों में घबराहट थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा। आदित्य ने डायरी उनकी तरफ बढ़ाई। पापा, ये क्या है? बड़े साहब के हाथ कांप गए। उन्होंने कुर्सी पकड़ ली और बैठ गए। कुछ पल बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। बड़े साहब ने कहना शुरू किया, उस समय बिजनेस घाटे में था। पार्टनर ने इंश्योरेंस का प्लान बनाया। सिर्फ हल्की आग लगनी थी ताकि पैसा मिल जाए, लेकिन बात हाथ से निकल गई और आग फैल गई। मैं डर गया, इसलिए चुप रहा। आदित्य की सांसें भारी हो गई। मतलब ये सब पहले से प्लान था? उसने कहा। बड़े साहब ने सिर झुका लिया। लेकिन मैंने रोहन को नहीं बताया था। वो उस रात वहाँ क्यों गया, मुझे नहीं पता। रिया ने धीरे से कहा, शायद इसी वजह से किसी ने केमिकल फैलाया था ताकि आग बड़ी हो। आदित्य समझ गया, कोई तीसरा शख्स था जिसने इस प्लान को बड़ा हादसा बना दिया। तभी अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। रिया ने टॉर्च जलाई तो अलमारी के पीछे दीवार में एक छोटा सा लॉक बॉक्स दिखा। आदित्य ने उसे खोला तो अंदर एक यूएसबी और एक कागज था। कागज पर लिखा था, अगर ये मिल गया तो समझ लो असली गुनहगार अभी जिंदा है। रिया का दिल धड़क उठा, क्योंकि अब कहानी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से यूएसबी आदित्य को दिया। आदित्य ने उसे लैपटॉप में लगाया जो स्टोर रूम के बाहर रखा था। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो खुला। वीडियो में वही गोदाम दिख रहा था, आग लगने से कुछ मिनट पहले का दृश्य। कैमरा थोड़ा हिल रहा था, जैसे किसी ने छुपकर रिकॉर्ड किया हो। कुछ सेकंड बाद वीडियो में एक आदमी दिखा जो चारों तरफ केमिकल छिड़क रहा था। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन जब वो मुड़ा तो रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। रिया की सांस रुक गई। आदित्य की आंखें फैल गई। वो आदमी कोई और नहीं, शर्मा अंकल थे। वही पुराने मैनेजर जो हादसे के बाद अचानक गायब हो गए थे। वीडियो में साफ दिख रहा था कि उन्होंने जानबूझकर केमिकल फैलाया और फिर तेजी से बाहर निकल गए। आदित्य ने दांत पीच लिए, तो ये सब उन्होंने किया? बड़े साहब ने हैरानी से कहा, लेकिन क्यों? तभी वीडियो के आखिरी हिस्से में आवाज़ रिकॉर्ड हुई, आज के बाद सब कुछ मेरा होगा। हादसा इतना बड़ा होगा कि कोई शक भी नहीं करेगा। आवाज़ भी शर्मा अंकल की थी। रिया ने धीरे से कहा,
मतलब उन्होंने आपके पापा और पार्टनर का प्लान का फ़ायदा उठाया। आदित्य ने सिर हिलाया। और शायद वो कंपनी पर कब्जा करना चाहते थे। तभी आदित्य का फ़ोन बजा। अनजान नंबर से कॉल थी। उसने रिसीव किया। दूसरी तरफ से धीमी आवाज़ आई, वीडियो मिल गया ना? अब समझ गए होंगे। आदित्य सख्त हो गया। कौन बोल रहा है? जवाब आया, जिसे तुम सालों से ढूंढ रहे हो। मैं शहर में ही हूँ। अगर सच जानना है तो पुराने गोदाम पर आओ। कॉल कट गई। रिया ने घबराकर कहा, आप अकेले मत जाइए। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। यह सब खत्म करना ज़रूरी है। रिया ने दृढ़ आवाज़ में कहा, तो मैं भी चलूँगी, क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ आपकी नहीं, हमारी है। कुछ देर बाद दोनों पुराने गोदाम के बाहर खड़े थे। रात का सन्नाटा और टूटी दीवार डर पैदा कर रही थी। अचानक अंदर से कदमों की आवाज़ आई। अंधेरे से एक शख्स बाहर आया। वही चेहरा, वही मुस्कान। शर्मा अंकल। उन्होंने ताली बजाई। बहुत देर लगा दी सच तक पहुंचने में। आदित्य ने गुस्से से कहा, आपने ऐसा क्यों किया? शर्मा अंकल हंस पड़े। क्योंकि तुम्हारे पापा ने मुझे हमेशा नौकर समझा और मुझे सब कुछ चाहिए था। उन्होंने आगे कहा, मैंने केमिकल फैलाया ताकि आग बड़ी हो और सब खत्म हो जाए। फिर मैं नई कंपनी बनाकर सब अपने नाम कर लेता। लेकिन रोहन के आने से प्लान गड़बड़ा गया। रिया ने डरते हुए पूछा, तो आपने सालों तक चुप्पी क्यों रखी? शर्मा अंकल ने ठंडी आवाज़ में कहा, सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। और अब उन्होंने जेब से पिस्तौल निकाली। अब कोई गवाह नहीं रहेगा। पिस्तौल देखकर रिया के कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए। आदित्य ने तुरंत उसे अपने पीछे कर लिया। गोदाम के अंदर सन्नाटा था और बाहर हवा की आवाज़ डर को और बढ़ा रही थी। शर्मा अंकल ने ठंडी हंसी के साथ कहा, इतने सालों बाद सच जानकर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब यह कहानी यहीं ख़त्म होगी। आदित्य ने बिना घबराए कहा, सच कभी नहीं ख़त्म होता। देर से ही सही, सामने ज़रूर आता है। शर्मा अंकल ने पिस्तौल सीधी उसकी तरफ कर दी। बहुत डायलॉग बोल लिए, अब अलविदा कहो। उसी पल रिया ने हिम्मत करके कहा, आप भाग नहीं पाएंगे, हमने सब रिकॉर्ड कर लिया है। शर्मा अंकल एक पल को चौंके। आदित्य ने मौका देखकर उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की। झड़प शुरू हो गई। पिस्तौल हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। रिया ने तुरंत उसे दूर लात मार दी, लेकिन धक्का मुक्की में शर्मा अंकल पीछे हटे और पुराने लोहे के ढांचे से टकरा गए। ऊपर रखा जंग लगा हिस्सा टूटकर गिरा और वो वहीं घायल होकर गिर पड़े। कुछ ही मिनटों में पुलिस की सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। दरअसल रिया ने पहले ही रास्ते में पुलिस को लोकेशन भेज दी थी। पुलिस ने शर्मा अंकल को हिरासत में ले लिया। जाते जाते उन्होंने आदित्य की तरफ देखा। मैं हार गया, लेकिन तुम्हारे घर का सच तुम्हें हमेशा याद रहेगा। पुलिस उन्हें ले गई। गोदाम के बाहर खड़े आदित्य ने गहरी सांस ली, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। उसने रिया की तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में सुकून था। अगर तुम उस दिन भागती नहीं तो शायद ये सच कभी सामने नहीं आता, उसने धीरे से कहा। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो मैं यह सब अकेले सहती रहती। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आदित्य ने कहा, यह शादी मैंने मजबूरी में की थी, लेकिन अब। वो रुक गया। रिया ने पूछा, अब? आदित्य ने धीरे से कहा, अब मैं इसे दिल से निभाना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो।
रिया की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से सिर हिला दिया। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी, जैसे नई शुरुआत का संकेत दे रही हो। हवेली लौटते वक्त माहौल अलग था। डर की जगह सुकून, नफरत की जगह भरोसा। रोहन ने आदित्य को गले लगा लिया। बड़े साहब की आंखों में पछतावे के साथ राहत थी और रिया अब इस घर में एक मजबूरी बनकर नहीं, बल्कि अपनी जगह बनाकर आई थी। उस रात से शुरू हुई कहानी, जो एक गायब दुल्हन से शुरू हुई थी, आखिरकार सच, भरोसे और नए रिश्तों के साथ खत्म हुई। और दोनों ने समझ लिया, कभी कभी भागना गलत नहीं होता, क्योंकि वही कदम सच तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच चाहे कितना भी छिपाया जाए, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। डर और गलतफहमी रिश्ते को तोड़ सकती है, लेकिन भरोसा और हिम्मत उन्हें मजबूत बना देते हैं। रिया ने भागकर गलत नहीं, बल्कि सच को बचाने की कोशिश की, और आदित्य ने गुस्से की जगह सच का साथ देकर सही फैसला लिया। दोस्तों, इस कहानी में निकाह, शादी और अलग अलग परंपराओं के शब्द सिर्फ कहानी को रोचक बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इसका किसी धर्म या रीति रिवाजों से तुलना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हाइप करना ना भूलें, और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त करें। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।